हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको एकेटीयू बीटेक थर्ड ईयर का एक कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आज इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 4 का वन शॉट रिवीजन करेंगे। आप देख सकते हैं दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एकेटीयू। मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। ये भी 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है बाकी के सब्जेक्ट्स की तरह। ठीक है, तो आप यहां पर देखिएगा एक बार क्या पढ़ना है हमको। यूनिट नंबर 4 के अंदर इलेक्शन प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, देन इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है, बात करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की, है ना, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं 3 टाइप की इमरजेंसी होती है ना, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन उसके बाद हम इसका जो प्रोसीजर क्या होता है, ड्यूरेशन और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मीनिंग, प्रोसीजर एंड लिमिटेशन। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ये 3 टॉपिक्स हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले भी ये सब्जेक्ट हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन इस बार थोड़ा सा सिलेबस जो है पहले से रिवाइज कर दिया है, सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। तो यूनिट नंबर 4 में डिफरेंस है। बाकी की जो 4 यूनिट है वो अभी जो पहले थी वो अभी भी हैं, लेकिन ये जो यूनिट नंबर 4 है ये इस बार यहां पर ऐड हुई है, और जो पहली वाली यूनिट नंबर 4 थी वो हटा दी है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे आप लोग। तो ये जो आपके नोट्स हैं एकदम सिंप्लीफाइड नोट्स हैं, कंसाइज नोट्स हैं, ये आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारा गेटवे क्लासेस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी ये नोट्स हम शेयर करते हैं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो नोट्स के लिए क्या करना है आपको, जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको 3 बार पे क्लिक करना होगा और वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स के अंदर जाना है। देन उसके बाद वन शॉट रिवीजन, एकेटीयू के जो वन शॉट रिवीजन है बाकी सब्जेक्ट्स के भी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी ये नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा वन शॉट रिवीजन होने वाला है हमारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस और इलेक्टोरल प्रोसेस की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में यहां पर एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन अभी जो है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, विद 3 मेंबर्स, इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इसमें इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। नाउ अब इन जो इलेक्शन कमीशन है, इनकी पावर्स और इनके फंक्शंस क्या होते हैं जरा उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन, कंडक्ट द इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, चुनाव कराते हैं। ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं। देन उसके बाद जो राज्यों के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, देन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के इलेक्शंस कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन, है ना। दूसरा आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता कभी कौन लगाता है? इलेक्शन कमीशन ही लगाता है। आप देखते होंगे जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन से चुनाव जिस दिन वोटिंग होती है उससे पहले आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, एंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बाय एनफोर्सिंग द रूल्स। देन इलेक्टोरल रोल्स और प्रिपेयर एंड अपडेट द वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है उसको प्रिपेयर करना है कि भाई नए वोट हैं कुछ 18 साल से, जो लोग 18 साल से ज्यादा के होने लग रहे हैं ना, 18 साल जैसी उम्र पार होती है तो उनको अपडेट करना होता है वोटर की लिस्ट में, और जो पहले से वोटर थे और अब बाद में नहीं है तो उनको हटाना होता है। मतलब वोटर लिस्ट को तैयार करना, उसको अपडेट करना। देन मॉनिटरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज को मॉनिटर करते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। रेगुलेट्स देयर फंडिंग एंड कैंपेन्स, जो पार्टीज होती हैं अपना अपना जो कैंपेनिंग करती हैं उनका ध्यान रखते हैं, है ना, कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है किसी गवर्नमेंट बॉडी का, या फिर हेट स्पीच तो नहीं चल रही है। हालांकि ये जो होता है इलेक्शन कमीशन जो है, यहाँ पर कोई लॉ नहीं होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होता है और उसको कहीं ना कहीं मिसयूज उसका किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इलेक्टोरल प्रोसेस, है ना, जो चुनाव की प्रक्रिया है। सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर का पहले क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि ऑल एलिजिबल सिटीजन मस्ट रजिस्टर एज वोटर्स इन देयर रेस्पेक्टिव
कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी उनकी विधानसभा है, जो लोकसभा है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर वो अपने को क्या कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे वोट डालने के लिए। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, उसके बाद जो कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो नॉमिनेट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। इंडिविजुअल्स हु विश टू कंटेस्ट द इलेक्शन मस्ट फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स। देन अब जब उनका जो नॉमिनेशन हो जाएगा, है ना, कि कौन कौन इलेक्शन में खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं इलेक्शंस को, उसके बाद क्या होगा, कैंपेनिंग बाय द पार्टीज, उनकी जो पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट हैं जो लड़ रहे होते हैं वो कैंडिडेट्स, है ना, जैसे एमपी का इलेक्शन है या एमएलए का इलेक्शन है ना, विधानसभा का या फिर लोकसभा का, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो कैंपेनिंग करते हैं, और जो उनकी पार्टीज होती हैं वो कैंपेनिंग करते हैं। कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोट देयर एजेंडा, अपने एजेंडा को प्रमोट करते हैं टू गेन द पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट लेने के लिए कि हमें वोट करना, अपने अपने वो एजेंडा जो है बताते हैं, मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे अभी बहुत आपने सुना होगा लाडली बहना, है ना, और फ्री बसेस के अंदर जो है फ्री सर्विस रहेगी, बिजली फ्री रहेगी, बट जो भी उनका मैनिफेस्टो, जो भी उनके एजेंडाज होते हैं उनको वो प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट आता है वोटिंग थ्रू द बैलेट्स और ईवीएम। देन उसके बाद क्या होगा भाई, जब जो आपका जो कैंपेनिंग है जब वो खत्म हो जाएगी, देन उसके बाद जिस दिन वोट डल रहे होंगे तो वोटर एंटर्स द पोलिंग बूथ, वोटर जो है पोलिंग बूथ में जाएगा, सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, जो भी जिस भी कैंडिडेट को वोट करना है उसको सेलेक्ट करेगा, और यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम के माध्यम से अपना वोट कर सकता है, या ट्रेडिशनल पेपर बैलेट्स, डिपेंड करता है कि ये कौन सा इलेक्शन है। कहीं जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं वहां पर तो बैलेट्स का काम, बैलेट से अभी भी वोटिंग होती है, लेकिन जो आपके राज्यसभा हो गए या फिर आपके केंद्र जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं उनके लिए अब ईवीएम का ही यूज किया जाता है। काउंटिंग वोट्स एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, उसके बाद वोट के जो काउंटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट की जो है जीत हुई है। तो ये हो गए एक इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, ब्रीफ कर दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं कि अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है यहाँ से, तो उसको किस तरह से आपको इलेबोरेट करके लिखना है, पॉइंट्स को आप बढ़ा करके लिख दीजिए, मैं आपको हाईलाइट देने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिएगा, उसके बाद आता है लिमिटेशंस, है ना, किसकी लिमिटेशंस बात कर रहे हैं हम, लिमिटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्शन कमीशन, लेकिन इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन अपॉइंटमेंट, कि भाई जब चीफ इलेक्शन, ध्यान दीजिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या अदर कमिश्नर्स हैं आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस समय जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के माध्यम से, है ना, प्रेसिडेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या अदर कमिश्नर्स हैं उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा जाता है, ये सब परसेप्शन बनता है कि जो रूलिंग पार्टी है जो उस समय रूल कर रही है, तो उसी के हिसाब से उनके हिसाब से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है। एंड दिस क्रिएट अ परसेप्शन ऑफ पोटेंशियल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो पॉलिटिकल पार्टी उस समय रूलिंग पार्टी है, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है कि उन्हीं के इन्फ्लुएंस का ये व्यक्ति है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। सॉल्यूशन क्या है फिर इसका, स्टैब्लिशिंग इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर द अपॉइंटमेंट्स, कि जो इलेक्शंस के कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, उसमें जो गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। दूसरा जो लिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन की वो क्या है, लिमिटेड पावर टू पेनलाइज, है ना। ईसीआई बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डिस्क्वालीफाई, ये डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टीज को, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं फॉर करप्शन प्रैक्टिसेस, अगर वो करप्शन की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या वायलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर वायलेट कर रहा है कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल, है ना, तो उसको वो डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, वो केवल रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर बात करें तो पनिशमेंट फॉर हेट स्पीच, जो इसको मतलब सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ये है कि जो आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो जब कैंपेनिंग होती है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अलग अलग हिसाब से वो अलग अलग तरीके से हेट स्पीच देते हैं, जो उसको पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए जो हेट स्पीच देते हैं। या फिर मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जो रूलिंग पार्टी होती है कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उन्हीं के अंडर में काम कर रहे होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं उनका किसी ना किसी पार्टी से लगाव होता है, तो उस गवर्नमेंट जो मशीनरी होती है उसका मिसयूज देखने को कई बार
मिलता है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन आती है, इन इफेक्टिवनेस एंड रेगुलेटिंग द पॉलिटिकल फंड, है ना। ईसीआई लैक्स सफिशिएंट कंट्रोल ओवर द फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। Then, despite rules, parties often find loopholes to use unaccountable money during the elections। कहीं ना कुछ ऐसे जो पार्टीज होती हैं उनको ऐसे लूप होल्स मिल जाते हैं कि जो ब्लैक मनी होती है वो उसका यूज करते हैं कहाँ पे, इलेक्शन के दौरान। जैसे जो विकर सेक्शंस होते हैं, है ना, वहां पर पैसा बांट देते हैं। इस तरह की जो चीजें होती हैं, अनअकाउंटेबल मनी होती है, वो बांट देते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन, इनएबिलिटी टू एनफोर्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली। जो आचार संहिता होती है इसको स्ट्रिक्टली ये एनफोर्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बिकॉज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये एक लॉ नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है। सो वायलेशन ऑफन गो अनपनिश्ड और फेस डिलेड एक्शन। अगर एक्शन होगा भी तो उसमें काफी डिले हो जाता है, ये क्योंकि इसके ऊपर कोई लॉ बना हुआ नहीं है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो इलेक्शन कमीशन उन गाइडलाइंस को क्या करता है, उनको पालन करवाता है उनका, कि सभी को इनका पालन करना है, लेकिन सभी लोग उसका पालन नहीं करते हैं। लूप होल्स कहीं ना कहीं उनको मिल जाते हैं। डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेसी, यहां पर कहीं ना कहीं नौकरशाही पर निर्भरता होती है कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास पावर भले ही है जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, लेकिन काम कौन कर रहे हैं, काम तो जो ऑफिसर्स हैं वही करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर डिपेंडेंसी होती है, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उनका झुकाव होता है। लेकिन सभी ऐसे नहीं होते होंगे, ठीक है ना, सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें, मतलब डिपेंडेंसी जो है ऑफिसर्स पर रहती है। टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, जैसे ईवीएम पे आपने सुना होगा कि ईवीएम पर जो है कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि ईवीएम के माध्यम से उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है, वो टेक्नोलॉजी किस तरह की है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में भी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो उनके मन में एक सवाल पैदा होता है कि ये जो वोटिंग हो रही है क्या फेयर एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एलिगेशंस आप देखते होंगे न्यूज में, इस तरह के एलिगेशंस आते रहे, ईवीएम के ऊपर लगते रहते हैं। ये कुछ चैलेंजेस थे किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। नाउ टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये पहले भी आ चुका है यूनिट नंबर 1 में, अलग अलग तरीके से ये आता रहता है। तो 3 तरह की इमरजेंसी होती है इंडिया के अंदर। फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल। ये जो है अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर इनका प्रोविजन है। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 352 आर्टिकल में ये मेंशन है। तो इसका ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स मतलब उसके रीजंस क्या है कि नेशनल इमरजेंसी कब लगती है। या तो देखो कोई वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, है ना, कोई बाह्य शक्ति आक्रमण कर दे, या आर्म रिबेलियन, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल और शस्त्रों के साथ, अपने हथियारों के साथ जो है वो विद्रोह कर दे, तब क्या हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रोसीजर क्या होता है इसका, नेशनल इमरजेंसी को कौन डिक्लेयर करता है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट के एडवाइस पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं कौन, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूरेशन क्या हो सकता है इसका, इनिशियली फॉर 6 मंथ, इनिशियली 6 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद, कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यूनिट नंबर में हमने पढ़े थे, उसमें से कुछ राइट्स को क्या कर दे, सस्पेंड किया सकता है कुछ समय के लिए। जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी तो फंडामेंटल राइट्स जो है वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स मोर पावर, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी पावर कम हो जाती है, उनकी पावर ट्रांसफर हो जाती है कहां पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एग्जांपल की अगर हम बात करें कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कब लगी थी, तो 1975 से लेकर के 1977 डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में बाय द इंदिरा गांधी ऑन ग्राउंड्स ऑफ द इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण। इंदिरा गांधी ने उस समय की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी थी थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी जो इमरजेंसी आती है दैट इज स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल्स भी कहते हैं, एंड इट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 356 में ये मेंशन्ड है। कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है, ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, की स्टेट की जो राज्य सरकार है वो संविधान के हिसाब से अगर काम नहीं कर रही है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है ना, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, प्रोसीजर क्या होगा, डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट रूल्स, डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, कि जो उस राज्य के, उस स्टेट के जो गवर्नर हैं वो उनके रिकमेंडेशन पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये जो स्टेट इमरजेंसी है उसको लगा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इनिशियली फॉर 6 मंथ, पहले ये 6 मंथ के लिए लगाई जाती है, एंड कैन कंटिन्यू फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, उसके बाद 3 ईयर्स तक उसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट
अच्छा, ये किसके रिकमेंडेशन बढ़ाया जाता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पहले, या स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, यूनिट नंबर 2 में आपने देखा होगा। इफेक्ट्स क्या होते हैं जब स्टेट इमरजेंसी लग जाती है? प्रेसिडेंट रूल्स, एक सेकेंड, प्रेसिडेंट रूल्स द स्टेट। हाँ, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? जो स्टेट के अंदर, जो अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर क्या लग गई है बेटा, वहां पर लग गई है प्रेसिडेंट रूल आ गया है, मतलब स्टेट इमरजेंसी लग गई है, तो उस केस में जो विधानसभा होती है, जो एमएलए जहां पर बैठते हैं उसको भंग कर दिया जाता है, और जो राज्य सरकार है एक तरह से उसको भंग कर दिया जाता है, और जो गवर्नर, जो राष्ट्रपति हैं उनका शासन लगता है, और वो गवर्नर के माध्यम से उसको गवर्न करते हैं, और जो विधायक होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव की जो पावर है वो किसके पास चली जाती है? लोकसभा के पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास चली जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ये जो स्टेट इमरजेंसी है जम्मू एंड कश्मीर में और पंजाब में ऐसा कई बार हो चुका है, स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। एक और एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दिया था कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, जहां पर अभी अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, तो उस टाइम जो कल्याण जी की सरकार थी वो वहां पर भी प्रेसिडेंट रूल आ गया था, है ना, सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, मतलब स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट जो आती है इमरजेंसी वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, ये मेंशन है इन आर्टिकल 360 में। ग्राउंड्स क्या है इसका? रीजन क्या है कि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। प्रोसीजर क्या है इसका? डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसको भी जितनी भी दो तीनों इमरजेंसी जो होती हैं वो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन विद जो पार्लियामेंट होती है उसके अप्रूवल के साथ। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन, इसका कोई लिमिट नहीं होती है, नो फिक्स्ड लिमिट। फाइनेंशियल इसकी कोई लिमिट नहीं होती, फाइनेंशियल इमरजेंसी की नो फिक्स लिमिट, ठीक है। बात करें इफेक्ट की तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल फाइनेंशियल मैटर्स ऑन द स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं वो उसकी जो पावर होती है वो कहां चली जाती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। एग्जांपल की बात करें तो क्या कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लागू की गई है? कभी नहीं। 26 जनवरी 1950 जब से देश का संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के अब तक नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार, ठीक है ना, अभी तक ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ी है। फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, आपको ध्यान होगा 1991 में, मनमोहन जी का नाम यहां पर बहुत ज्यादा लिया जाता है कि उस समय इन्होंने ये फाइनेंशियल क्राइसिस को काफी अच्छे से मैनेज किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। नेक्स्ट आता है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो परिवर्तन करना होता है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट। पहली बात तो याद रखें, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 आर्टिकल का यूज करते हुए संविधान में जो हमारा जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसमें ऐसा प्रोविजन दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर, देश को अगर जरूरत पड़ती है, नेशन को अगर जरूरत पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से, है ना, तो कुछ चैलेंजेस अगर आ रहे हैं या नीड है इस तरह की तो बदलाव किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है उसको देखो, लिखा हुआ है यहाँ पे अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड कर सकते हैं, मींस मेकिंग चेंजेस टू इट्स प्रोविजंस टू मीट अ न्यू नीड्स को पूरा करने के लिए, या चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो उनके हिसाब से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट का? ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी एंड तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। ध्यान देना, सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है कि यूज्ड फॉर माइनर चेंजेस, अगर संविधान में बहुत माइनर चेंजेस करने होते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता है। लाइक चेंजिंग स्टेट बाउंड्री, जैसे स्टेट की बाउंड्रीज अगर चेंज करनी हो या न्यू स्टेट बनाना हो, नए राज्य बनाने हो, एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाने हो, तो ये सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर आप देख सकते हैं 2014 में फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, एक न्यू स्टेट का क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना दिया गया था तेलंगाना इन 2014। दूसरा आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है रिक्वायर्स 2/3 अप्रूवल इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट होती है एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के 2/3 मेंबर्स की यहां पर अप्रूवल होना चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए होता है स्पेशल मेजोरिटी के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो 73rd एंड 74th वाला जो अमेंडमेंट्स हुआ था 1992 में, एडेड प्रोविजंस फॉर द पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज, जो पंचायत राज के जो इलेक्शन होते हैं या अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं ये कब ऐड किए गए थे? 1992 से। 1992 से पहले ये लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस हैं नहीं हुआ करते थे, तो ये
73rd और 74th अमेंडमेंट्स किए गए थे। स्पेशल मेजोरिटी इसमें चाहिए होती है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है। उसके पहले ये इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे। अब ये जो आप देख सकते हैं पंचायत के और अर्बन लोकल बॉडीज के, नगर निगम है ना, कि इनके इलेक्शंस होते हैं। स्पेशल मेजोरिटीज विद स्टेट रेटिफिकेशन, तीसरा जो कैटेगरी है, मतलब ये हुआ कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के अंदर 2/3 का बहुमत तो चाहिए, 2/3 अप्रूवल चाहिए होता है मेंबर्स का। दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, स्टेट का भी परमिशन चाहिए होती है, एटलीस्ट 50% जो राज्य हैं वो सहमत होने चाहिए उस अमेंडमेंट से, ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। some amendments require approval from at least half of the states, at least 50% स्टेट्स जो हैं वो तैयार होने चाहिए, राजी होने चाहिए, तभी जाकर के वो अमेंडमेंट हो सकता है। एग्जांपल की बात करें, 101st अमेंडमेंट 2016 में जो एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, काफी चर्चा होती है इसकी, है ना। अपोजिशन जो है वो आरोप लगाता है कि जीएसटी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ना 2016 में ये अमेंडमेंट किया गया था, तो इसमें पार्लियामेंट की भी सहमति होनी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर रेटिफिकेशन, स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है, स्टेट की परमिशन भी, स्टेट की सहमति भी इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिमिटेशन ऑफ अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट से क्या लिमिटेशन है, क्या एकदम से कुछ भी आप जो है संविधान को चेंज कर सकते हो? नहीं, जो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, उसको बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, है ना, इसको मेंटेन रहना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, इसको अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किससे होती है? इंडिपेंडेंट होती है, तो इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी कब? इसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है ना। इनकी जो जुडिशरी को थोड़ा सा उसकी जो पावर है उसकी कम कर दी गई थी। एंड फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। अमेंडमेंट मस्ट रेस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशरी कैन रिजेक्ट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जुडिशरी के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक तरीके से अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो उसको रिजेक्ट करने का भी राइट है उसके पास। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट में, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट। देखिए अमेंडमेंट होते रहे हैं पहले से ही, क्योंकि ये प्रोविजन था उसमें और जरूरत भी है। कोई भी चीज होती है तो आने वाले टाइम में उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना पड़ता है। कोई भी चीज हो बदलाव होते ही रहते हैं। तो जब से देश के अंदर संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, तब से ही अमेंडमेंट होते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था तो कुछ काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, और इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट इन 1976 नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी period 1975 to 1977 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके समय पे ये 42nd अमेंडमेंट हुए थे। क्या चेंजेस हुए थे वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच हेल्ड अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एट दैट टाइम। उस समय कांग्रेस की काफी ज्यादा सीटें थी, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे। जैसे प्रीम्बियल चेंजेस किए थे, जिसमें ये कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी टू दी प्रीम्बियल, है ना। स्ट्रेंथिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि मेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल सुपीरियर टू द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट से ज्यादा पावरफुल कर देता किसको? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आपने देखा जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। दूसरा, एडेड न्यू प्रिंसिपल्स लाइक प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड, ये भी इसमें ऐड करे गए थे। जुडिशरी लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया जुडिशरी की जो पावर है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, और रेस्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। एंड रिड्यूस द पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की पावर को कम कर दी थी, मतलब एक तरह से। और हाई कोर्ट कहां पे होता है? स्टेट के अंदर होता है। सुप्रीम कोर्ट कहां होता है? सेंटर में होता है। हाई कोर्ट कहां पे होता है? स्टेट में होता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट की पावर कम कर दी थी, हाई कोर्ट की पावर यहां पर कम कर दी गई थी, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के तहत। दूसरा आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, स्टेट की पावर कम करके सेंटर की जो पावर थी वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि उस समय वो इंदिरा गांधी थी, है ना।
तो वो प्रधानमंत्री की एक तरह से पावर बढ़ा दी गई थी, सेंटर की पावर बढ़ गई, दैट मीन्स प्रधानमंत्री की पावर बढ़ गई, क्योंकि जो सेंटर होता है, जो पार्लियामेंट होती है, उसके हेड कौन होते हैं, रियल पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इंक्रीज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया गया, एंड रिड्यूसिंग द स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट की पावर को कम कर दिया। शिफ्टेड द सेवरल सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो शिफ्ट कर दिए गए, है ना, कहां से, कि जो स्टेट लिस्ट से कहां शिफ्ट कर दिए, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। आपको पता है एक स्टेट लिस्ट होती है जिस पर जो मैटर्स जो है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, जो उसके अंदर जो मैटर्स होते हैं सब्जेक्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एक कॉन्करेंट होती है, कॉन्करेंट पे जो है दोनों का राइट होता है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो कुछ सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए गए थे। ओके, देन एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव टर्म, लेजिस्लेचर जो टर्म थी, विधान मंडलों की जो अवधि थी वो बढ़ा दी गई थी। इंक्रीज द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, जो लोकसभा थी या जो राज्यसभा थी, लोकसभा और स्टेट की जो थी, है ना, जो स्टेट की राज्य वाली जो होती है, तो इन दोनों के जो 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था, 5 ईयर से 6 ईयर्स कर दिया गया था। लेकिन बाद में जो जनता पार्टी थी, ध्यान देना, जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई 1977 में, उन्होंने क्या कर दिया, रिपील्ड कर दिया मैनी प्रोविजंस, यानी कि 42nd अमेंडमेंट में जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए थे, 42nd अमेंडमेंट्स में जो चेंजेस किए गए थे, उनमें से कुछ चेंजेस को वापस कर दिया, कुछ अमेंडमेंट्स को फिर से खत्म करके दोबारा से अमेंडमेंट करके उनको वापस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 साल से बढ़ा करके इनका जो कार्यकाल 6 साल कर दिया गया था, तो 6 साल से वापस 5 साल कर दिया गया। यहां देख सकते हैं आप, आफ्टर नेशनल इमरजेंसी जनता पार्टी गवर्नमेंट रिपील्ड मैनी प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट्स थ्रू दी 44th अमेंडमेंट करके 1978 में 44th अमेंडमेंट किया गया। तो 42nd में जो ऑलरेडी अमेंडमेंट किए गए थे उनको वापस उसको रिवर्स कर दिया गया। दिस रिस्टोर द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को जो है वापस उसको रिस्टोर कर दिया गया। रिड्यूस द लेजिस्लेचर्स टर्म बैक टू 5 ईयर्स, 6 साल से वापस जो है 5 साल कर दिया गया। एंड लिमिटेड इमरजेंसी पावर्स, एकदम से इमरजेंसी आप नहीं लगा सकते, है ना, तो उसको भी क्या कर दिया, लिमिट कर दिया गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 छोटी यूनिट थी, सबसे छोटी यूनिट थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये हमने कवर कर लिया है। इसके जो हाइलाइट्स थी, इसके जो की पॉइंट्स थे सिलेबस के हिसाब से वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। आई होप कि ये छोटे छोटे सेशंस हैं, वन शॉट के माध्यम से आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं इसमें टाइम लगा रहा हूं। मैं चाहता तो इसको मैं और इलेबोरेट कर सकता था, बहुत कुछ इसमें बताया जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आप लोग जो है उतना ही पढ़ेंगे अभी, जो क्योंकि सब्जेक्ट जो है आपका नॉन क्रेडिट कोर्स है। लेकिन हाँ, जितना समय आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को देखने में, उतना आपको नॉलेज मिल रहा होगा, उतना नॉलेज आपको जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, अगर पहली बार आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।